बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, IMF के साथ हमारा SPA के तहत एक एग्रीमेंट है जो 9 मंथ्स का है, जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कहलाया जाता है। इस एग्रीमेंट की अंदर हमें कुछ ट्रांचेस, फर्स्ट ट्रांच मिल चुकी है, दूसरी ट्रांच में हम जा रहे हैं और अक्टूबर के अंदर इसके ऊपर रिव्यू है और रिव्यू में देखा जाएगा कि जो अहदाफ पाकिस्तान को सेट करके दिए गए थे क्या वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं या नहीं किए। यानी अगर हम रेवेन्यू की टारगेट्स के हवाले से बात करें, कॉस्ट कटिंग के हवाले से बात करें और दीगर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से IMF ने रिकमेंडेशंस दी थी वफाकी हुकूमत को, क्या वो हम अचीव कर पाएँ कि नहीं पाए। एक बड़ी पॉजिटिव साइन जो सामने आया है वो एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है हमारे जो वजारत ख़जाना के हुकाम हैं उनकी और IMF के हुकाम के दरमियान, और ये बात हमारी जानब से यानी अबूरी हुकूमत की जानब से ये कही गई है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसकी एक बुनियाद ये बनाई गई है कि जो FBR के टारगेट्स दिए गए थे वो 3 से 4 माह के अंदर वो टारगेट जनाब बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ अचीव हुए हैं बल्कि ओवर अचीव कर लिए हैं। टारगेट थे 1980 अरब के, जो कि अचीव कर दिए हैं 2100 अरब रुपए के। FBR की परफॉर्मेंस जनाब बड़ी ज़बरदस्त है, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया है IMF ने। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो नेक्स्ट ट्रांच जो ड्यू है वो हमें अक्टूबर के महीने में मिल जाएगी और उससे हमें किस हद तक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, करंट अकाउंट खसारे के अंदर और हमारा जो इस्तेहकाम है करेंसी के अंदर वो मज़ीद और कितनी उसके अंदर बढ़ोती होगी और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन रेट किस हद तक कम हो सकेगा, उसके नतीजे में SPP डिस्काउंट रेट कितना कम हो सकेगा और हमारा जो महंगाई का इशू है एक आम आदमी के लिए उसमें किस हद तक कमी वाक़ई होगी। ये एक बुनियादी सवालात हैं जो अपने पैनलिस्ट से हम पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने। स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, मोहम्मद नौशाद अली साहब और लाहौर स्टूडियो से हमें सज्जाद अनवर साहब ने ज्वाइन किया है। आप तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा। निगरान हुकूमत का IMF दूसरी किस्त के उसूल के लिए राब्ता, क्या IMF की शराइत पूरी हो गई है और किस अंदाज से हम IMF को डील कर रहे हैं अब? यासिर, देखें काफी हद तक तो शराइत जो है वो पूरी हो चुकी हुई है, जो सामने नजर आ रहा है। जो निगरान हुकूमत थी जिस वक्त वो आई थी, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इस जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी हो या IMF हमसे नाराज हो, किस्त ना मिले और जो आने वाली हुकूमत है उसको मुश्किलात देखनी पड़े। एक तो जो बिजली का बिल था वो बढ़ाना था, उसकी यूनिट्स की कॉस्ट वो बढ़ाई गई, पिछली दफा 5 रुपए बढ़ाई गई थी, अब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से मई के अंदर भी 5 रुपए पर यूनिट बढ़ाई जाएगी। बिजली के बिल बहुत ज्यादा है, जो लोगों ने शोर डाला। हुकूमत ने कहा कि हम IMF से बात करते हैं कि जो 400 यूनिट वाले उनको किस्त के अंदर पेमेंट कर दे। IMF ने उसको मंजूर नहीं किया तो हुकूमत ने वो नहीं सब्सिडीज लोगों को दी। गैस का जो कहा गया था कि उसकी प्राइस बढ़ाएं, हुकूमत ने उसकी प्राइस भी बढ़ाई है। सर्दियों में जहां पिछले साल इस टाइम पे 200-300 रुपए लोगों को बिल आता था, वो 1300-1400 रुपए आया, यानी कि 50% आपने कॉस्ट उसकी भी बढ़ा दी। ये भी IMF की शर्त थी, को पूरा किया गया। आर्टिफिशियली कहा गया था कि जी आपने डॉलर को नहीं रोकना, नहीं रोका गया। ओपन मार्केट जो थी उसके के साथ जो थी इंटरबैंक जो था उसका रेट का काफी फर्क आ गया था और IMF की शर्त ये थी कि 2.1% कुछ इस तरह का उनके अंदर जो है ना वो गैप होना चाहिए। तो अब जो हुकूमत ने जो डॉलर स्मगलर्स हैं, डॉलर चोरी करने वाले हैं और जो गैर कानूनी एक्सचेंज कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो वो फर्क भी काफी हद तक कम होकर IMF की ये भी शर्त पूरी हो गई है। जो आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल गैप था उसमें भी सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कर्जा दिया, UAE ने भी दिया। अब सऊदी अरब और जो चाइना है उसके साथ कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए 11 अरब डॉलर की जो कर्जे की रीशेड्यूलिंग है उसके लिए बातचीत चल रही है। करंट अकाउंट खसारा हमारा 2.1 अरब डॉलर हो गया है। जो हमारा तजारती खसारा है वो भी 39 अरब डॉलर से जो है 24 अरब डॉलर के ऊपर आ चुका हुआ है। जो निजकारी का कहा था IMF ने, तो उसके ऊपर भी काम जो शुरू कर दिया गया हुआ है। बिजली चोरी जो है उसको रोका जा रहा है, वो भी बताया जा रहा है। और जो FBR का हदफ है वो आपने खुद ही बता दिया कि 2.1 ट्रिलियन जो है वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया 3 महीनों के अंदर, जो कि 1.9 ट्रिलियन का जो था वो टारगेट रखा गया होता। तो बहुत से जो अहदाफ IMF ने दिए थे वो पाकिस्तान ने पूरा किया। देखिए पेट्रोल जो था उसके ऊपर 60 रुपए लेनी थी, वो भी ली गई, जिसकी वजह से इस वक्त पेट्रोल की प्राइस 332 रुपए के ऊपर जा पहुंच चुकी हुई है। तो तमाम जो इकदाम जो IMF के साथ उस शर्तें तय की गई थी काफी हद तक उनके ऊपर जो है वो काम कर लिया गया। IMF जो है वो FBR की कारकर्दगी से मुतमिन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो
अक्टूबर के अंदर उनकी टीम आएगी रिव्यू करने के लिए, तो कोई बड़ा मसला बनेगा, जैसे कि पहले बना था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जाने से पहले पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की बजाय उसको मंजमद कर दिया था 2-3 महीनों के लिए। बिजली की प्राइस बढ़ानी थी, उसको कम कर दिया गया था, तो वो आईएम का माहदा सस्पेंड हो गया। फिर जब इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने कोशिश ये की थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है आईएमएफ से कंसेशन ले सके, गरीब आवाम के ऊपर इतना ज्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन ऐसी कोई कंसेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से वो डिले होती गई। लेकिन अब जो है काफी हद तक जो उनकी शराइत है उनको मान लिया गया है, और जब वो रिव्यू के लाएंगे तो मुझे ये लगता है कि कोई परेशानी निगरान हुकूमत को देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कह रही हैं नेक्स्ट ट्रांच की डिस्बर्समेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा अगर आईएमएफ हमसे इतना ही मुतमईन और खुश है तो क्या वजह है कि जब निगरान हुकूमत ने उनसे ये मुतालबा किया था या उनसे ये कहा था कि आप जो बिजली के बिलों के अंदर जो हम रिलैक्सेशन देना चाहते हैं उसको अप्रूव कर लें, उसको क्यों नहीं अप्रूव किया गया, नंबर 1। और नंबर 2 ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो हमने बात की है अभी, इसमें आम आदमी को रिलीफ कब तक मिलेगा? देखें, अगर तो जो मुतालबा था पाकिस्तान का कि हमें आम आदमी को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने दें, अगर हम रिलीफ दे देते तो आईएमएफ उसी पोजीशन में चला जाता जिस पोजीशन पर पीटीआई के दौर में चला गया था, जब पीटीआई की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें भी कम की थी और बिजली की सर वो तो उन्होंने ब्लैंकेट दे दी थी ना, ये तो टारगेटेड की बात कर रहे थे। देखिए 400 यूनिट तक शायद। इसका मतलब ये है कि वो आप आईएमएफ की शराइत से निकल जाते इस सूरत में, तो लिहाजा आईएमएफ ने आपको इसका मौका नहीं दिया, और नहीं दिया तो आप आईएमएफ के प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम उसका बोझ महसूस कर रहे हैं। अब ये बात आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, तो ये इसकी ये बहुत आसान काम नहीं है। और आपको पता है कि जब एक दफ़ा मामलात ऊपर चले जाते हैं तो फिर नीचे आना उनका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये कि वैसे ही मार्केट का इशू है हमारे यहाँ, और दूसरा ये कि उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से नहीं होता। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो एक सर्वे आया है, वो सर्वे ये बता रहा है कि आपका इन्फ्लेशन 27% पर आया है ना। ये इसमें क्या क्या चीज़ों की कीमत, ऑयल के यहाँ ऑयल की कीमत आपके यहाँ कम हुई है जी, आपके यहाँ सब्जियों और दालों की कीमत कम हुई है, आपके यहाँ पेट्रोल की कीमत कल से शायद कम होने जा रही है, चीनी की कीमत कम हुई है, डॉलर नीचे आया है, और डॉलर के नीचे आने से आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही काबू में आ रही हैं। लेकिन आपकी इतला के लिए अब जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक जो सीपीआई है इस वक्त वो 31% से ज़्यादा हो चुकी हुई है। देखिए, ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको 27% का जो मैं आपको बताया, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें एक जगह पर खड़ी हुई नहीं हैं। और ये क्यों खड़ी हुई नहीं है? ये इसलिए खड़ी हुई नहीं है कि पहली बार हमारी रियासत ने ये तहैया कर लिया कि उन फैक्टर्स को आज़ादी से बदउनवानी नहीं करने देनी जो आपकी मईशत की दुश्मन है। ठीक, आपका डॉलर स्मगल हो जाता है, आपके दीगर चीज़ें स्मगल हो जाती हैं, आटा आपका स्मगल होता है, और इसके अलावा जो आपका ऑयल वॉयल के मसाइल हैं, उस वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो नहीं होने देना। ये पहली बार निहायत संजीदगी के साथ ये काम किया जा रहा है। अब ज़रूरत सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये जो काम किया जा रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों? ये इसलिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा कि आपके यहाँ सिविल मैकेनिज्म जो था, वो मैं बार बार कहता हूँ, इस पर बाज़ दोस्तों को इख्तलाफ भी है कि सिविल मैकेनिज्म तबाह हो गया गुज़श्ता यानी मुशर्रफ के ज़माने में। सर पॉइंट सिविल मैकेनिज्म को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि इस मरहले पर कोई काम का बुनियाद रख देनी चाहिए और आने वाली गवर्नमेंट को तेजी से ये काम करना चाहिए। उस सूरत में आपको इसके समरात मिले। मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपको इन्वॉल्व करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो हमें अचीवमेंट्स मिली हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हमने देखा कि स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस की गई जिसकी वजह से आउटकम्स निकले हैं, इसमें बताइएगा किस हद तक जो आर्मी चीफ के साथ कारोबारी अफराद की मीटिंग हुई और उसके बाद जो क्रैकडाउन्स हुए चीनी माफिया, स्मगलिंग, डॉलर माफिया के ऊपर, उसमें उसका कितना किरदार है? देखिए यासर, एक तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स होते हैं, जो आईएमएफ
का जहां तक ताल्लुक है वो आईएमएफ ने तय कर दिए थे और हमने सिर्फ उनको इंप्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हमारे जो मुआहदा है या ट्रेंच है वो मिल जाएगी, मुआहदा कंटिन्यू करेगा और ये बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी आने वाले वक्त में। लेकिन जो दूसरी बात है ना, मैं जरा थोड़ा उससे इख्तिलाफ करना चाहूंगा। मसला ये है कि हमारे अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आई अभी तक। ये उस तरह की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये जो सिविल निजाम की बात है, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जो एक हुकूमत थी उसके अंदर एक मिनिस्टर को भी ऑस्टेरिटी मेजर्स उन्होंने कहा था हम करेंगे जी। हाँ जी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हो सका। उसके बाद भी खैर 16 माह की हुकूमत तो जिन हालात से गुजरी है वो सबको पता है। अब निगरान हुकूमत भी शायद उस पर इतना काम ना कर सके। असल में ये जो मैंडेट है ये आने वाली हुकूमत के हाथ में ही होगा और वही इसके ऊपर अगर काम करेगी तो जो कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट है उसको डाउन करना बहुत जरूरी है, एक मामला। दूसरा मामला ये है कि ये जो अभी इकदाम जिनका आपने जिक्र किया, यकीनन टेम्पररली हमें उसका रिलीफ जरूर मिलता नजर आ रहा है। अवाम थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि मुतमईन भी हुई है। लेकिन ये जो माफियाज हैं, हम कल भी बात कर रहे थे कि ये लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं और फिर जैसे ही माहौल साजगार होता है या नॉर्मलाइज होती हैं चीजें, ये फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इनकी बेखनी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर की जानी बहुत जरूरी है। अगर इनकी बेखनी मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होंगी तो ये दोबारा सर उठा लेंगे और जब ये दोबारा सर उठा लेंगे तो हम फिर नए सिरे से फिर इनके जाल में फंसे हुए नजर आएंगे। तीसरा जो बड़ा अहम एलिमेंट जो इसके अंदर है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि देखिए जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये जो निजाम है जिसकी बात की जाती है, ये उसका हिस्सा है कि जो आपको रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। हमारे अल्ले तल्ले हमारा जो निजाम हुकूमत है, हमारा जो अंदाजे हुकूमत है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आम आदमी का लाइफस्टाइल जो है वो भी इस हद तक बिगड़ चुका है। आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल से कंपेयर कर लें। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ सकी कि दिन चढ़े काम शुरू क्यों नहीं हो सकता और गुरूब आफ्ताब के वक्त वो खत्म क्यों आगा नहीं साहब हो ने आपको सकता। बताया था ना उसकी वजह नहीं, वो आगा साहब की जो लॉजिक है वो मेरी समझ में नहीं आती सर। अगर पूरी दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं, अरबों लोग वो कारोबार कर रहे हैं दुनिया के अंदर और वो कामयाब है, वो कौन सी ऐसी मुसीबत है, वो कौन सा ऐसा मसला है हमारे यहाँ? क्या वहां पर आम नौकरियां नहीं करते लोग? क्या वहां पर सरकारी मुलाजिम नहीं है? क्या वहां पर ये सिस्टम्स मौजूद नहीं है? हमको अनोखे दुनिया के अंदर रह रहे हैं जो हमें रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक हर मामले को लेके जाना है। हमारा तो मुसलमान होने के नाते हमें तो अलग सुबह उठने की आदत होनी चाहिए। हमें तो सूरज चढ़ते हमें काम पे लग जाना चाहिए। आपके इत्मीनान के लिए हम आगा साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं। जी आगा साहब, एक मिनट आगा साहब, डॉक्टर साहब आगा साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। आगा साहब देखिए, आप मुझे बताएं कि क्या इंडिया में दुकानें 6-7 बजे बंद होती हैं? क्या बांग्लादेश में 6-7 बजे? क्या हमने मुझे बात एक वक्त में मुझे बात करने दें। बात करें। मुझे आगा साहब आप कर रहे हैं, आप बात करें। हर इलाके का एक होता है डीएनए। के अंदर हम सिर्फ हर चीज जो है वो भारत से ही लेंगे। मेरी आप बात, मैं भारत की कहां से बात आ गई? मैं आपको इलाके का डीएनए बता रहा हूं। ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना श्रीलंका। हमारा डीएनए चूंकि ठीक नहीं है इसलिए हम उसको भाई मैंने ये कब कहा है कि डीएनए ठीक नहीं है? आप मुझे बात करने देंगे? हर इलाके का डीएनए होता है। बोलिए बोलिए। ठीक है, हर इलाके का एक डीएनए होता है, एक सोसाइटी की एक स्ट्रक्चर होती है। हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में मैंने नहीं देखा है कि कभी हमारी दुकानें सेंट्रल एशिया की तरह या यूरोप की तरह सुबह 6 बजे 5 बजे खुले और जैसे ही सूरज गुरूब वो बंद हो जाए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। बाकी आप लोग बैठे हुए, आप अगर बता दें जो तब पढ़ा है, तब भी मैंने यही पढ़ा है कि हमारे यहाँ का ये स्ट्रक्चर है कि लोग रात खाना खाने के बाद भी जाके बाजार में जाके कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, घर से खाना खाने के बावजूद भी। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है पूरे अपना आप कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट का, बड़े सगीर का एक स्ट्रक्चर है, एक माशरा है। आप उसको एक हुकूमत के एक कानून के तहत खत्म करके आप मुझे दिखा दें। आप 90 से कोशिश कर रहे हैं, आप 88 से कोशिश कर रहे हैं, आज तक तो कामयाब नहीं हुए हैं। फिर करके देख लें। मैं तो 90 से कवर कर रहा हूं अपने हाथ से कि जो मार्केटें रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। तो शाह साहब, आगा साहब का जाती एक्सपीरियंस है, ऐसे आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूं, मुझे बात काइंडली मुझे आखिरी बात करने दें। 70 की दहाई में कौन सी दुकानें खुल रही थी या 50 की दहाई में कौन सी दुकानें खुलती थी रात 12 बजे? भाई मेरे भाई मैं 50 की दहाई में जिंदा नहीं था, 70 की दहाई में मैं था
तब भी मुझे इसी तरह याद ठीक है। है कि तब भी लाहौर का जो आपने खुद खराब की है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर ठीक है, वो कह रहे हैं आप तो खराब हो गए। पॉइंट आ गया जी, पॉइंट दोनों का पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक साहब को प्लीज मुझे बात एक करने दें। सर पॉइंट आ गया जी आपका। कंप्लीट कर लें। देखिए बात ये है कि सबसे बड़ा ये हमने जो काम किया है ना कि हमने आईएमएफ को खुश कर दिया है। उन्होंने कहा था कि 19 तो हमने कहा था 21 ले लो ट्रिलियन, बड़ा बहुत बड़ा काम किया। इसका नुकसान आप पता क्या होगा? 2 ट्रिलियन। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे। आपने फिर शॉर्टकट मारा है, आपने फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस किए, इनडायरेक्ट टैक्स करके जो उन्होंने आपसे मांगा था आपने उससे ज्यादा रिकवर कर ली है। तो इसका मतलब है कि आप फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा के जो आईएमएफ डिमांड करता है वो हम अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाने की जरूरत क्या है? पॉइंट आ गया। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गरीब शहर के तन पे लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले। क्या बात जी। डॉक्टर इस फारूक शेर साहब, की दाद देने के बाद हाँ जी। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं मार्च ये 1985 तो में मसाइल है। जी नौशाद भाई एक मिनट ज़रा 19 मार्च 1985 में मैं कराची गया हूँ। तो सरगोदा में मगरिब के बाद कारोबार बंद होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब मैं लाहौर गया कराची गया तो कराची के दिन और रात मुख्तलिफ थे, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना। बिल्कुल। और लेकिन वहाँ के लोग ये बताते हैं कि 10 साल पहले वहाँ भी ऐसा नहीं था। सही। अब जो आगा साहब बात ये करते हैं कि रात को खाना खा के इसके बावजूद कुछ लोग खाने के लिए तभी शुगर ज्यादा हो रही है। चले जाते हैं बाहर, तो 2 बातें हैं इसमें। एक बात ये कि ये एक लाहौर का कल्चर है, पूरे पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। नंबर एक। रावलपिंडी का भी यही हो चुका है, कराची का भी यही हो चुका नहीं, है, आते पेशावर खराब का भी यही आते हो- खराब हो गई सर और हमारी। दूसरी बात जो नौशाद साहब ने एक जुमला कहा कि हमारा मयार जिंदगी बिगड़ चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बुलंद हो चुका है, उन्होंने कहा है बिगड़ चुका है। तो बिगड़ी हुई चीजों की इस्लाह की जरूरत होती ठीक है, है। उन्हें कंटिन्यू करने की डॉक्टर जरूरत ताहिर नहीं नहीं मलिक साहब अभी जो है ना बैरून मुल्क से यासिर- सफर करके आए यासिर, मैं एक हैं, बात जरा कर इनको दूं, शामिल एक- करते हैं एक इसमें। मैं भी नीला कर का दूं। एक point जी 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 यासिर, जी शनीला साहब। एक बात कर दो, 2002 में जब मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी तो इस्लामाबाद भी रात को 8-9 बजे बंद हो ये जाता बिल्कुल था। ठीक बात है। आगा साहब ये तो सारे वोट आपके अगेंस्ट आ रहे हैं। 8-9 बजे बंद होता था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक। 8-9 बजे बंद होता था, 8-9 6 बजे बजे यानी कि रेस्टोरेंट जैसे भी ही बंद 10 हो को जाते दान के थे। साथ नहीं चलता था। ठीक हो गया, पॉइंट है। दुकानों से पहले रेस्टोरेंट 8-9 बजे तक बंद हो जाते डॉक्टर थे। ताहिर सारे नहीं मलिक शहर साहब, सुनसान डॉक्टर होता ताहिर था। नहीं मलिक साहब, डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, ये फरमाइए, आप अभी बैरून मुल्क सफर करके आए हैं, दौरा करके आए हैं, तो ये बताएं आपने क्या देखा वहाँ? देखिए जर्मनी में मुझे भी कुछ दिन गुजारने का इत्तेफाक हुआ तो दुनिया की मजबूत तरीन मीशत है। 7 बजे दुकानें बंद होती और एक दिन हफ्ते में वो जो उसके आवर्स हैं स्टोर्स के उनको 9 बजे तक की इजाज़त है और इतवार को कोई दुकान खुली नहीं होती। और 7 बजे के बाद मतलब ये है कि अगर आपको दूध और डबल रोटी भी चाहिए तो वो आपको लेट नाइट शॉप से मिलेंगे, नाइट शॉप्स कहलाती हैं बेल्जियम में इस तरह, या पेट्रोल पंप से मिले। जो दुकानें बंद करने का तस्वर है, जो मेडिकल स्टोर है और हर एरिया में एक नाइट शॉप है, वो जो नाइट रात को खुलती हैं ताकि उसके अंदर जो अशियाए ज़रूरियाँ हों, लेकिन 7 बजे दुकानें बंद होती हैं। तो क्या उनकी मईशत कमज़ोर हो गई? दूसरा जो हम कहते हैं हमारे यहाँ लेट खुलती है, अभी आगा साहब ने बात की, मैं बसद एहतराम ये कहना, यहाँ तो फजर के वक्त सुबह मंडियों में कारोबार जब हम सो के लोग शहर के लेट उठते हैं तो हो चुका होता है। नहरी वाले भी होते हैं सुबह सवेरे। फजर से लेके और 9 बजे तक हर शहर में अरबों हमारे रुपए का बिजनेस, किराना स्टॉक स्टोर खुल मार्केट जाते थे माजी में। अच्छा, अब ये कि एक हैबिट अगर आप बनाएं, मैंने ये देखा है कि डिसिप्लिन, वो मैंने अक्सर जर्मन लोगों से पूछा है कि तरक्की का क्या राज है, उन्होंने कहा आले से मॉडर्न कि ऑर्डर डिफाइंस जर्मन लाइफ, कि वहाँ लोग एक कि ये दिन हफ्ते का मुकर्रर है, हफ्ते वाले दिन दुकानें जो हैं वो 4 बजे बंद हो जाती हैं कि हमने सारे हफ्ते की ग्रोसरी करनी है, हमने ये करना है। हम ये जो सारा दिन भाग रहे होते हैं दुकानों में, नज़्मो ज़ब्त का फरगार, रात को बच्चे पेट्रोल भी ज़ाया हो याद रहा होगी। ठीक है, ये है तो इसके लिए इसमें टाइम भी, एक वक्त भी एक सबसे कीमती एक जिन्स है। मार्केट जाने को फेस्टिविटी नहीं बनानी चाहिए, जरूरत के तहत जाना चाहिए। सजाद साहब आप रह गए जनाब, आपको शामिल करते हैं इसके सजाद अंदर। साहब की इजाजत से पहले मैं सर, एक कहूं टाइम नहीं है ना। कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट रात 11 बजे बंद हो जाता है और 80,000 वहाँ मुलाजिम हैं, 650 परवाजें वहाँ उतरती हैं, 650 उतरती हैं, रात को कोई फ्लाइट नहीं वहाँ आती। तो दिन को लॉन्गेस्ट आवर जर्मनी में जो है वो 11 बजे तक। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। सजाद साहब ये फरमाएं जी कि जो इस वक्त हमारा IMF के साथ मामला चल रहा है
ये जो इक़दामात लिए गए हैं, चाहे वो रिफॉर्म स्ट्रक्चरल हो या वैसे सॉफ्ट इक़दामात हों जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू टारगेट भी अचीव हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जो मुंतखब हुकूमत आइंदा कुछ महीने के बाद बनेगी उसके लिए कितना आसान होगा IMF के साथ नए एग्रीमेंट में जाना और नए प्रोग्राम में जाना? कितना इजी होगा उसके लिए, और IMF को कितना इजी होगा कि उनकी जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनको पूरा करना? योर टेक सर। हाँ, बात दुरुस्त है आपकी। ये जो बुनियाद बनी थी, बेसिकली तो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया था, वो बुनियाद रख गए हैं IMF के साथ नई शराकत दारी की, और ये जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है वो उसको परस्यू कर रही है, उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है। ये एक अच्छी खबर है। और ज़ाहिर है ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट जब इख्तिताम पजीर होगा तो फिर नई गवर्नमेंट के साथ वो नई गवर्नमेंट एक नए प्रोग्राम में जाएगी और उसके लिए आसानी पैदा होगी। लेकिन मैं साथ ही ये जिक्र भी ज़रूर करूँगा कि FATF का प्रेशर हो, IMF का प्रेशर हो, तो हम कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स कर लेते हैं, या उनकी शराइत को पूरा करने के लिए हमें उलटबाजी लगानी पड़े वो भी लगा लेते हैं, अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करना पड़ता है वो भी कर लेते हैं, ज़्यादा बिजली के बिल भी लगा देते हैं। लेकिन हम कभी पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक अपनी रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, और इसको आने वाली गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट ही नहीं, ये पाकिस्तान का जो 4-5 बड़े स्टेक होल्डर है ना, जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी होस्टेज बनी रहती है और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें 4-5 जो बड़े की एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा तो शायद ही हम रिफॉर्म्स कर सकें। और दूसरा, मैं क्विकली ये ज़रूर कहूँगा कि बात हुई हमारी रीजन के DNA की, तो वैसे तो ये पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था जो शनीला साहबा ने किया कि जब मैं 92-93 में इस्लामाबाद रावलपिंडी में गया था तो 7-8 बजे के बाद वहाँ पे सन्नाटा होता था, और मैं कहता था मैं लाहौर का आदी था तो मैं मिस करता था लाहौर की ज़िंदगी को वहाँ पे। और हम दिल्ली में, मैं 3-4 दफ़ा मतलब 2011 से पहले 3 विजिट थे मेरे दिल्ली के। 8 बजे वहाँ की जो पब्लिक मार्केट्स हैं वो बंद हो जाती हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट्स और कुछ उनके मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले होते हैं। तो हमें डेफिनेटली एक जो मार्केट्स के डिसिप्लिन की तरफ जाना पड़ेगा, उस DNA का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अपने आप को एनर्जी सेविंग करनी पड़ेगी और दिन की रोशनी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये इट इज़ वन ऑफ द आइटम के जो हमारा जो रिफॉर्म एजेंडा है उसमें ये एक वन ऑफ द रिफॉर्म ये रखनी पड़ेगी कि हमें अपने कारोबार जो हैं वो 8 बजे तक लॉन्ग बंद रन में आप ये करने कह रहे हैं कि अगर DNA बचाना है तो फिर हमें वक्त पे बाजारों में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, पहले मौजू में किरण हमने बात की पाकिस्तान की मईशत और IMF के उस सेटिस्फैक्शन के हवाले से जो कि पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान ने जो टारगेट्स अचीव किए हैं। अब दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे उस सानहे के हवाले से जो पेश आया। मस्तौंग में अब तक की इत्तला के मुताबिक 55 शहदा की तादाद हो चुकी है। मस्तौंग एक ऐसा इलाका है जो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल दहशत गर्दी की लपेट में है। अगर आपको थोड़ा बताएं तो इस माह के अवाइल में मस्तौंग में होने वाले धमाके में JUI फे के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब समेत 11 अफराद जो हैं जख्मी हुए। इससे एक हफ्ता कबल लेवीज एहलकार को बस स्टैंड पर नामालूम अफराद ने गोली मारकर शहीद कर दिया, जबकि वहां से गुजरने वाले 2 अफराद जख्मी हुए। रवां साल मई में मस्तौंग में पोलियो टीम पर हमले के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में मस्तौंग में रिमोट कंट्रोल बम धमाके में इसके नतीजे में 3 अफराद शहीद हो चुके, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। जुलाई 2018 में इसी जिले में खौफनाक खुदकुश धमाके में सियासतदान नवाबजादा सिराज रईसानी समेत कम अज कम 128 अफराद जाँ बाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। ये सिर्फ मस्तौंग के हवाले से हम बात करें। आज वजीर दाखिला जो है निगरान, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे रॉ का हाथ मुलव्विस है, और इसके साथ साथ का ये कहना है कि हम इनके बिलों में घुसेंगे, इनको घुसकर मारेंगे। उनके साथ मजीद भी कहना था कि ना इनके फैसिलिटेटर्स को छोड़ेंगे, ना बैटर्स को छोड़ेंगे, और फिर उनका ये भी कहना था कि ये नाम कोई भी रख लें, सबकी नानी एक है।
तो सबको चुन चुन के मारा जाएगा। हमें अपनी सिक्योरिटी का जो जामिया मुआयना करने की जरूरत है, इस पर अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेते हैं। आपसे सवाल होगा शनीला साहबा, निगरान वफाकी वजीर दाखिला का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में रॉ के हाथ मुलव्वस होने का जो है बयान, दहशतगर्दों की सपोर्ट पर भारत को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? योर टेक सर। मैम जैसे देखें, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और उसमें राव के जो लोग हैं वो मुलव्विस है। कुलभूषण यादव का मामला हमारे सामने है कि उनको बलूचिस्तान से जो था गिरफ्तार किया गया, फिर आलमी अदालत में उनका केस भी चला है। बात यह कि यहाँ तो ये कि पाकिस्तान जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करे इंडिया के अंदर, वो तमाम ठिकाने जहां से हमें खत है कि वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जाए तो उसके ऊपर अटैक करें। लेकिन ये है कि दोनों ममालिक एटमी हैं, ताकत हैं, और अगर ये किसी भी एटमी जंग की तरफ जाते हैं तो वो पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दूसरा ये कि पाकिस्तान हर फोरम के ऊपर इंडिया की जो दहशतगर्दी है उसको अया करे, और वो काम वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान जिस भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाता है वहां पे इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है उसकी जिक्र करता है। सबूतों के साथ जिक्र करना चाहिए, दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाना चाहिए। और वैसे भी अब दुनिया को तो नजर आ रहा है जो कनाडा के अंदर हुआ है। कनाडा वाले अब खुद इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले की खोज लगाएं, लेकिन इंडिया नहीं करेगा क्योंकि जाहिर उसके हाथ रंगे हुए हैं उस कत्ल के अंदर जो उन्होंने वहां पे खालिस्तान तहरीक के लीडर का किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को जो सबसे पहले काम करना चाहिए ये कि अपने मुल्क के अंदर वो लोग जो इनके हाथों में खेलते हैं उनका कला कमा करना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए वो लोग, उनके यहाँ पे सरगुने कौन है, यहाँ पे कौन लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में खेलते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी का और अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हमें पता चले बर वक्त। किसी भी कार्रवाई से पहले पाकिस्तान के पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो उस कार्रवाई को होने से पहले रोके। तो पहले बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान अपने घर के अंदर सफाई करे कि जहां पे ये जो लोग हैं जो ये काम करें, जो जो इसके अंदर मुलव्विस है, उनका खात्मा करें। जब आप उसको करेंगे, आप उनको पकड़ेंगे, उनके बयानात आएंगे, आपके पास सबूत आएंगे, फिर आप उनको किसी आलमी अदालत में ले जा सकेंगे और उनके सामने बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा, तो आपको पहले घर के अंदर से सबूत इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद आप इंडिया को कटहरे में ला सकते हैं, जैसे कि कनाडा लाया है। कनाडा ने सारे इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठे किए और अब दुनिया को उसका असल चेहरा दिखा। तो पाकिस्तान को भी पहले ये काम करना होगा। ठीक पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, जिस तरह से शनीला साहिबा ने बात की, इस वक्त दुनिया सुनने के मूड में है, दुनिया लिसनिंग के मूड में, बिलखुसूस अगर हम फाइव आइज के हवाले से बात कर लें कि वो उसको बात सुन रही हैं, तो कितना हाई टाइम है पाकिस्तान के लिए कि जो केसेस हैं, जिस तरह के मस्तोंग का सानिया, इससे पहले जो मैंने गिनवाए, इसके अंदर जो इंडियन जो रॉ है उसके जो मुलव्विस होने के शवाहिद हैं या डोसियर की सूरत में इन ममालिक, और उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराए जाएं ताकि इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए स्टेटमेंट के से हट के। यासिर, आपने ये जो सवाल किया कि कितना हाई टाइम है, तो इसमें यानी ये ऐसा हाई टाइम है कि उसकी इंटेंसिटी बयान नहीं की जा सकती। और ये बेहतरीन वक्त हमें दिया है कुदरत ने और ख़ुद इंडिया ने अपनी हिमाकतों से, और जो उसका हाथ छूट हो गया है ना इंडिया, इस वजह से कि हर जगह जाके वो ऑपरेशन कर रहा है। हाथ छूट, सही कह रहे हैं, हाथ छूट हो गया ना ये। तो इस चीज़ ने हमें ये मौका फराहम कर दिया है कि हम पूरी दुनिया में एक तहरीक चलाएं, सफारती तहरीक चलाएं। मैं माजरत के साथ इस आइडिया के साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा कि हमें स्ट्राइक्स करनी चाहिए, लेकिन हमें पूरी दुनिया में एक ऐसी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। और हमें ईस्ट मैंने ये आइडिया नहीं दिया कि स्ट्राइक करें, मैंने कहा ये ऑप्शन है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि हमें ईस्ट पाकिस्तान से लेकर आज तक के ये जो वाक़यात हैं और ये टेररिज्म तक, इवन तालिबान जो आपके सवात वगैरह में उनके गारों से जो सबूत निकले हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है जी। तो ये सारे सबूत हमें दुनिया के सामने पेश करने चाहिए। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर हमारी सोसाइटी में किसी पर गिराह गुजरता है तो मैं माजरत के साथ पेश करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक टेररिज्म का पहलू नहीं है, ये एक नज़ियाती सतह पर पाकिस्तान को अनडू करने की यहाँ तहरीक चलाई जा रही है। और कैसी चलाई जा रही है? अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे चलाई जा रही है कि उस शख्स ने बहुत पहले बता दिया था कि ये मुल्क चल नहीं सकता। उस शख्स ने ये बहुत पहले बता दिया था कि सब कॉन्टिनेंट में
इंडिया की जो मुसलमानों की जो ताकत है वो तकसीम हो रही है, ये सब बकवास है। वो एक बहुत कम नजर शख्स था, वो ये देख ही नहीं सका कि इंडिया में मुसलमानों के साथ सलूक क्या होगा, सही point। और वो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के साथ सलूक क्या करेगी, ये इंडिया की तंग नजर क़यादत। मैं कांग्रेस को और ये मोदी की जमात को, इन दोनों को मुसलमान दुश्मनी में बल्कि एक्सपेंशनिज्म में दोनों को एक समझता हूं, और ये इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनके स्टाइल का फर्क है, इनके अंदाजे गुफ्तगू का फर्क है, और कोई ऑप्शन यानी कोई भी काम करने के निपटाने के तरीके का फर्क है। इन सब के मफादात एक हैं, इन सब का एम एक है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो ये एक नज़रियाती तहरीक चलाई जा रही है अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर, इसको नोटिस करने की ज़रूरत है और इसको कुचलने की ज़रूरत है। इसमें आपको मजहबी तबका भी मिलेगा, इसमें आपको सो कॉल्ड तरक्की पसंद भी मिलेंगे और सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट भी मिलेंगे। इन सब का इलाज करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ गया। नौशाद साहब, इसमें आपको शामिल करते हैं। ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तान की जो सरजमीन है वो बज़ाहिर इस्तेमाल नहीं हो रही, सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे दो पड़ोसी ममालिक की, जिनमें बिलखुसूस अगर अफगानिस्तान का नाम लिया जाए तो गलती इसमें नहीं होगी, या इसमें हम कोई लेतो लाल से काम नहीं लेंगे। ये फरमाइएगा कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे अफगान रिजीम की रिट का मसला है या उनकी नीयत का मसला है जो पाकिस्तान में वहाँ से पे दर पे हमले हो रहे हैं? देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। एक तो पहला तो ये है कि देखिए, नीयत का मसला नहीं है, नीयत और रिट हमारी भी ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट का मसला है ना, कि पाकिस्तान की प्रोफेशनल अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मखसूस तरीकाकार हम डिजाइन वज़ा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बाज ममालिक जो हैं वो इनकी पुष्टपनाही करते हैं। जिस तरह आज तो बिल्कुल देखें ना, कोई बात ढकी छुपी अब है नहीं। हमारे वजीर दाखिला ने रॉ का नाम बिल्कुल क्लियरली सामने बिल्कुल ले लिया है। इससे पहले भी इसके एविडेंस मिलते रहे हैं, कलभूषण की सूरत में भी, अदरवाइज भी। और वजीर दाखिला एक पोजीशन पे है, जब वो नाम लेंगे तो उसका मतलब है कि ही मीन्स इट। हाँ जी, ये पाकिस्तान का मौकफ है, पाकिस्तान का मौकफ ये है, उन्हें बता दिया है। अब बाकी रही बात डोजियर्स की, डोजियर्स पाकिस्तान देता रहा है कलभूषण के मामले में भी, उसके बाद भी बाज डोजियर अमेरिका को भी दिए गए हैं और यूएन में भी दिए गए हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि ये सारे जो काम हो रहे हैं, पाकिस्तान को अंडू करने वाली जो बात है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनिशियली ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान को नॉन एटॉमिक लेवल पे सतह पर ले जाया जाए। ये सब कुछ हमारी जो एटमी ताकत है, ये उसको अंडू करने के लिए ये जो मईशत पे हमले हैं और दहशतगर्दी है, ये सारे का मकसद यही है। और उसको अंडू करने की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो भारत की है। वो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर न रहे, क्योंकि एटॉमिक पावर बनने के बाद से लेकर अब तक इंडिया वो कुछ नहीं कर सका, वो अपने उन अज़ाइम को पूरा नहीं कर सका जो वो इस खित्ते में पूरा करना चाहता है, जो हेजमनी वो यहां कायम करना चाहता है। सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान, सबसे बड़ी रुकावट है। सो इस एक पर्सपेक्टिव के अंदर ये सारा कुछ किया जा रहा है, और ये सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी, और फिर उसके अलावा इनकी ट्रेनिंग भी जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर देखे बड़ी सिंपल सी बात है। टीटीपी के 200 जो बंदे हैं वो अफगान हुकूमत ने पकड़ लिए हैं, और टीटीपी को जो अब ये जो खबरें आ रही हैं कि उनको सरहद पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से दूर धकेला जा रहा है, ताकि वो बार बार ये जो इंसर्जेंस है या ये दरअंदाजी है इसके अंदर वो शामिल ना हो सके, वो दूर हो जाए। और प्लस ये है कि उनको पकड़ा जाए, तो 200 बंदा तो वहां मौजूद था ना जो पकड़ा गया है, जिसे अफगान हुकूमत ने पकड़ा है। अगरचे अफगान हुकूमत जो है वो उस टीटीपी के मामले के अंदर कुछ ऐसे मसाइल उनके हैं कि वो बहुत ज्यादा आयरन हैंड के साथ उन मामलात को नहीं निपट सकती थी। और उसमें वो सवाल भी है जो आप भी उठाया करते रहे कि खिलाफत का मामला है, वो कहते हैं आपने कर ली कायम, तो यहां आपने हमसे वादा किया था। इस तरह के मसाइल थे, लेकिन अब वो अफगान हुकूमत मजबूर हो गई है पाकिस्तान के उन एविडेंसेस की, डोजियर्स की वजह से ही, और उस प्रेशर की वजह से जो पाकिस्तान ने अब उन पर दिया है। और वो टीटीपी के जो कलदम टीटीपी है उसके बंदे पकड़ने शुरू कर दिए और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जी, पॉइंट आ गया। आगा साहब, आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर, ये फरमाइएगा कि एक सवाल के जवाब में सरफराज भुगटी साहब का कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द जो तंजीम है उसकी मुनज़्ज़म मौजूदगी इससे पहले नहीं थी। अब उनके जो हमले हो रहे हैं जाहिर है उसकी तहकीकात करें, बसा औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है लेकिन कबूल कोई और करता है। कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है ये
कि जो जिस तरह से ये सिस्टमेटिक वे में आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और जिन इलाकों का हॉट स्पॉट्स का ये इंतखाब कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, बात ये कि सरफराज बुख्ती साहब बहुत बेहतर तरीके से बलूचिस्तान के करंट्स और अंडर करंट्स जानते हैं। वो यहाँ पे होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके अलावा वो बहुत एक्टिव रहे हैं कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए, जब इवन वो होम मिनिस्टर नहीं भी थे, एज ए पॉलिटिशियन भी। उनकी ये बड़ी लॉन्ग आपके से कमिटमेंट है बलूचिस्तान को टेररिज्म से पाक करने की। जो उन्होंने बात की है वो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये है ब्रांडिंग। ये फैसला टीटीपी ने कर लिया हुआ है कि जो एथनिक जो सेक्टेरियन स्ट्राइक्स होंगी, जिसमें हम सेक्टेरियन किलिंग्स करेंगे, उसके लिए हम दाइश का नाम इस्तेमाल करेंगे। ओके। और जो एथनिक होगी उनके लिए भी हम दाइश का नाम इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अगला टारगेट उनका कोई भी हो सकता है। बलूचिस्तान में हज़ारा उनके टारगेट पे हमेशा से हैं। जी ऐसे ही। तो जो एथनिक को और किलिंग या क्लिनसिंग और सेक्टेरियन होगी, वो दाइश के नाम पे उसके झंडे के नीचे हम वो एक कागज रिलीज कर देंगे। और बाकी जो फोर्सेस के ऊपर अटैक है वो टीटीपी अपने जिम्मे लेगा। ये बड़ी उन्होंने बड़ी क्लियर अरेंजमेंट अपनी कर ली हुई है। तो कभी आपको दाइश का नाम नजर आएगा, कभी आपको कोई एहरार नजर आएगी, कोई लेकिन ये है टीटीपी की ब्रांड है। जैसे उन्होंने कहा सबकी नानी एक ही है, ठीक है। ब्रांड है, टीटीपी के ब्रांड है। अब बात यह है कि वो यहाँ पे अब अगर मस्तोंग को गौर से देखिए, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, आप उसको इवन नक्शे पे भी देख सकते हैं जी। मीलों मील उसकी इस तरह आबादी नहीं, इस तरह हमारे शहर में आबादी है। स्कैटर्ड है। वहां पे बंदा टारगेट करना कि कहाँ रह रहा है बड़ा आसान है, कौन उसको अपना हार्बर कर रहा है बहुत आसान है। और हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं काम करने के लिए इसके ऊपर। लेकिन मैं ये बात किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हूं कि इनको अगवान इंटरम गवर्नमेंट की मुकम्मल उनके अंदर से कुछ लोगों की सपोर्ट नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर। जैसे ही हम हाथ डालते हैं स्मगलिंग के ऊपर, डॉलराइजेशन को कंट्रोल करते हैं, हम वीट को कंट्रोल करते हैं, उसी वक्त पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए जाते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ना वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ना वो मीट प्रोड्यूस कर रहा है, ना वो कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसको बेच के वो डॉलर कमा प्रोड्यूस सके। कर रहा है। जी सर, दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही हम कंट्रोल करते हैं अपना बॉर्डर, अपने आप को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए, वो इतने को हमले हम पे करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो डाइवर्शन हो जाए अटेंशन की। अब आप देखिए ना कि इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं, ये जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उस पर काम कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी। नया इंटेलिजेंस नेटवर्क, अपना टेररिस्ट नेटवर्क कौन सा एंटर हो गया है, ये हमारे बॉर्डर के लिए जितना फोकस वो कर रहे थे तब काम कर रहे होंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। ठीक। ये मेरी जाती राय है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपना जो हमसाया है अफगानिस्तान, उसके ऊपर बोझ ना आने दें। हम खुद अपना बोझ, उनका बोझ हम ले लें। लेकिन अब मैं ये कहूँगा यासिर साहब, Enough is enough. enough is enough। पाकिस्तान चाहिए या अफगानिस्तान चाहिए, ये हमारी रियासत ने फैसला करना। ना वो अंसार, ना हम अंसार, ना वो महाजर। जी मैं डॉक्टर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि एक ज़माना था कि टीटीपी के जो फुटप्रिंट्स थे वो हमें केपी के या पाकिस्तान के दीगर शहरों में नज़र आते थे। बलूचिस्तान में इस तरह से उनका होल्ड नज़र हमें नहीं आता था। ये रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा कि टीटीपी और जो BLA, BRA और इस तरह की जो कालदम और तंजीमें हैं, जो और बिलखुसूस तो दाइश का नाम यहाँ पे लिया जाता है, उनका काफ़ी गठजोड़ नज़र आता है। इस गठजोड़ में, इस कंपनी को एक करने में हिंदुस्तान और रॉ का कितना किरदार है? देखिए, पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग केस है और मैं समझता हूँ कि तमाम जो शवाहिद हैं ये आलमी इदारों में भी और बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गानिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ भी उठाना चाहिए। और इसके लिए एक मुतहरिक सफारतकारी की ज़रूरत है, जो बात फ़ारूक आदिल साहब ने की। लेकिन ये जो अब सेंट्रल स्टेज बलूचिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये कि KPK के अंदर हमारी बहादुर अफवाज ने और सोसाइटी ने वहाँ जो ऑपरेशन किए, उनके खातिर ख्वाह नताइज आए, वो ज़रब अज़्ब हो और वो वहाँ से इनखला ट्राइबल एरियाज़ को जो क्लियर किया गया और उनको राइट्स दिए गए, और इससे कबल सवात ऑपरेशन में। लेकिन बलूचिस्तान में जो एक नाम नहाद इंसर्जेंसी की सूरत हाल थी, उसके अंदर दूसरी ममालिक के शवाहिद इस वजह से भी हैं कि वहाँ पे एक नई जियो स्ट्रेटेजिक एक चेस गेम वहाँ हो रही है, और जिसमें गवादर पोर्ट डेवलप होना और जिसके अंदर CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं,
वो कुछ ममालिक को ग्रां गुजर रहे हैं, क्योंकि एक डेवलपमेंट का एक फेज़ है और जिसके अब वाज़े शवाहिद भी ये हैं कि जो इंडिया में G20 समिट हुआ है उसमें सी पैक के मुकाबले में एक नया ऐसा जियो इकोनॉमिक्स पे बेस पे एक वो रूट बनाया गया, मसाला रूट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्टर्न अब लिखने वाले हैं वो भी तहरीरों में कह चुके हैं और हमारे पास शवाहिद भी है। और इसमें गवर्नमेंट के पास ने ये भी किया 2-3 दफ़ा के डायलॉग के ज़रिए। अब ये सिर्फ एक नाम है कि वो नाराज़ बलोच रहनुमा है और हम ये नहीं कह रहे। दूसरा जो पहलू मैं इंडिया के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की साजिशें तब कामयाब होती हैं कि जब हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं सजाद साहब के पास लेके जाऊंगा। सजाद साहब, निगरान वफाकी वजीर दाखिला ने पॉलिसी स्ट्रेटजी रिव्यू के हवाले से बात की है। डोंट यू थिंक कि अब जरूरत इस बात की है कि इसे बड़ा सीरियसली रिव्यू किया जाए और जहां जहां लूप होल्स हैं उनको फिल इन किया जाए, बिकॉज वी कांट अफोर्ड कि हमारे पाकिस्तानी मजीद और शहीद हों डे बाय डे। जी यासर, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि ये कोई नई बात तो नहीं है ना जो आज मस्तूंज में वाक़या हुआ है। हम ये बलूचिस्तान की जो दहशत गर्दी है और जो राह का वहाँ पे हाथ है वो पिछले 5-7 सालों से भुगत रहे हैं, जब से हमने ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है जब से उस पर काम शुरू हुआ है। और उसको सबोताज करने के लिए राह और इंडिया जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। उसने गिलगित से लेकर, आपको याद होगा गिलगित में भी उसने अपने कुछ एजेंट्स एक्टिव किए थे और नीचे तक वो अपने मतलब इसको सबोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मेरे ख्याल में राह से भी ज़्यादा वो ये है कि पाकिस्तान को अपनी फॉल्ट लाइंस जो है ना उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई, तो वो हैं ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस आइडेंटिफाइड हैं, उनको जब तक हम सेटल नहीं करेंगे, उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक ये फॉल्ट लाइंस मौजूद रहेंगी राह फ़ायदा उठाता रहेगा, हमारे मुखालफिन फ़ायदा उठाते रहेंगे। उन फॉल्ट लाइंस को हमें पॉलिटिकल, जहाँ पे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का मामला है वहाँ पे पॉलिटिकल काम करना, जहाँ पे सिक्योरिटी का मैटर है वहाँ पे सिक्योरिटी को हमारी एक्टिव करने की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट आ गया आपका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिव्यू के अंदर फॉल्ट लाइंस को देखना और उसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। आई हैव टू वाइंड अप। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से आज के दोनों मौज़ूआत को समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।